बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? बेटा ये हमारा कंटिन्यूएशन है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए, और बीडीएस या डीपीटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेनिफिशियल होगा ये टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं विद द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है बेटा? ये फ्रेडरिच मैसेचर ने फर्स्ट टाइम देखा था, और फ्रेडरिच मैसेचर ने एक न्यूक्लियस के अंदर एक केमिकल देखा था जो कि जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियॉन को। जब उसकी प्रॉपर्टीज देखी तो वो एसिडिक इन नेचर थी, तो उसने उसे न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली ये बेटा क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और क्रोमोसोम जो है इट्स अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये बेसिकली क्या है? एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। तो उसका एक सब यूनिट हम करेंगे विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोटाइड। आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट लेते हैं विद द इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम्स फॉर्म हैं वो बने हैं एक न्यूक्लियो प्रोटीन के। तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड इसमें डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियो प्रोटीन याद रखिएगा बेटा, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पोर्शन। वन इज प्रोटीनियस पार्ट जिसको हम कहते हैं एपोप्रोटीन, एंड द नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज टर्म्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है बेटा, उसको नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप का। तो एपोप्रोटीन जो क्रोमोसोम्स में नजर आते हैं वो हिस्टोन और प्रोटामिन्स है, जबकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो प्रॉपरली डीएनए और आरएनए है, जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो बेसिकली बेटा न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड का बेटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पोर्शन। One is pentose sugar, another is nitrogenous base, and third, most importantly, phosphoric acid. तो ये तीन बेसिक यूनिट्स हैं जो मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। न्यूक्लियोटाइड में याद रखिएगा बेटा, जो पेंटोज शुगर होती है, अगर हम आरएनए पढ़ते हैं तो उसमें राइबोस पेंटोज शुगर है, और अगर हम न्यूक्लियोटाइड लेते हैं डीएनए का तो उसमें जो शुगर होगी वो कहलाएगी डीऑक्सीराइबोस। असल में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है फ्रॉम द राइबोस शुगर। बात करते हैं बेटा शुगर्स की। तो शुगर को जो प्रॉपरली आयोपिक नेम देते हैं, राइबोस को कहा जाता है डी राइबोस, और डीऑक्सीराइबोस को कहा जाता है D2 डीऑक्सीराइबोस। तो ये बेसिकली दीज आर द ओनली शुगर्स विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। दोनों जो शुगर्स हैं बेटा वो किस फॉर्म में होती हैं? इन्हें कहते हैं ब्यूटा फ्यूरानोसाइड रिंग स्ट्रक्चर। फ्यूरानोसाइड रिंग स्ट्रक्चर क्या है बेटा? दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं पेंटोज शुगर या शुगर्स के अंदर। वन इज टर्म्ड एज फ्यूरानोज, अनदर इज टर्म्ड एज पायरानोज। पायरानोज जो है वो सिक्स कार्बन कंपाउंड होता है और उसके अंदर 6 साइड्स बने होते हैं, जबकि फ्यूरानोज जो होता है वो 5 साइडेड होता है। तो इसमें जो डीऑक्सीराइबोस और राइबोस दोनों शुगर्स हैं, ये दोनों 5 साइडेड यानी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, तो इसे कहेंगे फ्यूरानोसाइड रिंग स्ट्रक्चर। ये आपके सामने बेटा स्ट्रक्चर नजर आएगा, देखिए इसे कहते हैं डी राइबोस, क्योंकि पोजीशन ऑफ OH को चेक किया जाता है। अगर पोजीशन ऑफ OH अपर साइड पर है तो उसे कहेंगे डी, और अगर वो लोअर साइड पर होगी तो उसको नाम देंगे एल शुगर। ये डी है। इसमें देखें आप फर्स्ट कार्बन पर आपको हाइड्रोक्सिल अपर साइड पर नजर आएगा। दूसरी तरफ आप देखें डीऑक्सीराइबोस, उसे नाम देते हैं D2 डीऑक्सीराइबोस। उसका रीजन क्या है? आप राइबोस शुगर में सेकंड कार्बन पर देखें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एग्जैक्टली यही सेम स्ट्रक्चर है, बस सेकंड कार्बन पर डीऑक्सीराइबोस होने की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से उस शुगर का नाम हो गया है डीऑक्सीराइबोस। तो आपको ऑक्सीजन उसमें एब्सेंट नजर आएगा। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड कंपोनेंट की, दैट इज टर्म्ड एज नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस की बेटा दो टाइप्स होती हैं। वन इज प्यूरीन बेसिस
अनदर इज pyrimidine bases. प्यूरीन बेसिस में फिर फर्दर दो तरह की प्यूरीन बेसिस आती हैं. वन इज टर्म्ड एज एडेनिन, अनदर इज टर्म्ड एज ग्वानिन. जो पैरामिडीन बेसिस है बेटा वो तीन तरह की होती है न्यूक्लिक एसिड में, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल. ये बेटा आपके सामने दो प्यूरीन प्यूरीन और पैरामिडीन दोनों बेसिस बनी हुई है. आप प्यूरीन्स को देखें, इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और जो पैरामिडीन है उसमें आपको सिंगल रिंग स्ट्रक्चर नजर आएगा. इस सिंगल रिंग को हम कहते हैं पैरामिडीन रिंग. तो ये बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन है इसमें आपको पैरामिडीन रिंग, और सेकंड जो 5 कार्बन 5 साइडेड आपको रिंग नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं आइमाडाजोल रिंग स्ट्रक्चर. तो एक इसमें होगा पैरामिडीन रिंग और दूसरा होगा आइमाडाजोल रिंग स्ट्रक्चर. तो प्यूरीन कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स एंड पैरामिडीन कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग. प्यूरीन बेसिस को बेटा अगर हम डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा आरएनए हो या डीएनए हो दोनों में सेम होती है, एडेनिन और ग्वानिन. ठीक है बेटा. एडेनिन को बाय स्ट्रक्चर कहते हैं 6 अमाइनो प्यूरीन और ग्वानिन को कहते हैं 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरीन. ये बेटा पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप को शो करता है. आप इसका स्ट्रक्चर देखें, एडेनिन में आपको सेकंड कार्बन 6 कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप नजर आएगा, जबकि ग्वानिन में देखें आपको सेकंड कार्बन पर अमाइनो ग्रुप नजर आएगा और 6 कार्बन पर आपको नजर आएगा ऑक्सीजन ग्रुप. तो इसीलिए जो प्यूरीन में एडेनिन है उसे कहते हैं 6 अमाइनो प्यूरीन और ग्वानिन को कहते हैं 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरीन. पैरामिडीन बेस की अगर हम बात करें तो पैरामिडीन बेस याद रखिएगा बेटा 3 तरह की होती हैं आरएनए और डीएनए दोनों में, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल. साइटोसिन दोनों में मौजूद होगी, डीएनए में भी आरएनए में. डिफरेंस जो आता है वो थायमीन और यूरेसिल का आता है. थायमीन याद रखिएगा बेटा वो डीएनए में होती है, यूरेसिल आरएनए में मौजूद होती है. ये आपके सामने बेटा वो तीनों पैरामिडीन बेसिस नजर आएंगी. साइटोसिन जिसको सी से डिनोट करते हैं, थायमिन जिसको टी से सिंबलाइज करते हैं, इसी तरह से यूरेसिल जिसको यू से सिंबलाइज करते हैं. तो बेटा ये दो तरह की बेसिस हैं, प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स. ये वही सेम बेटा नाइट्रोजनस बेसिस आप देखें, एडेनिन, ग्वानिन, दीज आर द प्यूरीन बेसिस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स, वन इज 6 मेंबर अनदर इज 5 मेंबर रिंग. जबकि पैरामिडीन में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर नजर आएगा. इसमें देखिए मेंशन भी किया हुआ है कि जो साइटोसिन है उस पर कुछ मेंशन नहीं है कि ईदर इट इज प्रेजेंट इन डीएनए आरएनए. इट मींस कि ये दोनों में मौजूद है. थायमीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में है और यूरेसिल इट इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए. बेटा ये कुछ सोर्सेज हैं प्यूरीन रिंग्स की, कि नाइट्रोजन कहां से आया, दूसरा नाइट्रोजन कहां से आया. ये मुख्तलिफ इसमें सोर्सेज दी हुई है लाइक ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टेट. ठीक है. तो जो नाइट्रोजन आए वो इन 3 बेसिकली अमाइनो एसिड से आए. सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, व्हाइल बोथ आर एस्पार्टेट एंड ग्लूटामिन. ये दोनों इसमें मौजूद है जो कि नाइट्रोजन देते हैं. तो ग्लाइसिन, ग्लूटामीन एंड एस्पार्टेट. इसके अलावा बेटा आप देखें इसमें जो कार्बन मॉलिक्यूल है एक कार्बन डाइऑक्साइड से आया है और बाकी जो आपको 2 नजर आएंगे वो कहां से नजर आएंगे बेटा, वो फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट विच इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B9 फॉलिक एसिड. ठीक है. अच्छा एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीच के अंदर आपको 2 कार्बन और नजर आ रहे हैं. बेटा ये जो व्हाइट पूरा हो रहा है ये बेसिकली ग्लाइसिन से मिला है. किससे मिला है? ग्लाइसिन से मिला है. तो ये कुछ सोर्सेज हैं प्यूरीन रिंग की. ये प्यूरीन रिंग में कहां से कौन से मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए हैं. सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं बेटा, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. पहले स्टेप में पेंटोज शुगर या सिंपल हम कहें शुगर कंबाइन करता है विद द नाइट्रोजनस बेस एंड इट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड. तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ बेटा ऐड होगा. फर्स्टली इट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. आफ्टर दिस न्यूक्लियोसाइड कंबाइन करेगा विद फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप
and it forms a nucleotide. ठीक है बेटा, क्या फॉर्म करेगा? एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड दो स्टेप्स में बनेगा। फर्स्टली इट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, देन इट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस बेटा, इसको एरोमेटिक हीट्रोसाइकल भी कहा जाता है। एरोमेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 6 membered benzene ring like structure which is volatile in nature। जबकि प्यूरीन, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था प्यूरीन में 2 रिंग्स हैं, एक पैरामिडीन रिंग कहलाती है, दूसरी आइमाडाजोल रिंग कहलाती है। और पैरामिडीन में सिर्फ एक ही 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग मौजूद होगा। न्यूक्लियोसाइड, थोड़ी देर पहले हमने बात की बेटा, नाइट्रोजनस बेस अगर पेंटोज शुगर से कंबाइन हो जाए देन इट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन के लिए, वो ये है कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन या अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कहलाता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब यहां पर पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ ऐड हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, इसको कहते हैं बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां पे याद रखने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी पेंटोज शुगर प्यूरीन बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो पेंटोज के फर्स्ट कार्बन के साथ प्यूरीन का 9th नाइट्रोजन यानी 9th जो बॉन्ड होगा, जो 9th मॉलिक्यूल होगा वो अटैच होगा। ठीक है, जो 9th नंबर पे मौजूद होगा, जो पूरी की पूरी रिंग्स है उसमें जो 9th नंबर पर होगा प्यूरीन का, वो अटैच होगा फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। जबकि पैरामिडीन में हमेशा फर्स्ट मेंबर अटैच होता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनेगा, आप कहेंगे सर इट इज इफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन पेंटोज शुगर एंड प्यूरीन देन इट इज टर्म्ड एज बीटा N19 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन अगर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पेंटोज शुगर और पैरामिडीन के दरमियान बनेगा तो आप उसे कहेंगे बीटा N11 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको याद रखिएगा बेटा। न्यूक्लियोसाइड अगर प्यूरीन बेसिस बनाती है तो उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं साइन या सिन। और अगर यही न्यूक्लियोसाइड्स पैरामिडीन बेसिस के साथ बनता है या पैरामिडीन बेसिस बनाते हैं तो उसके लिए टर्म या सफिक्स यूज करते हैं डाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने देखें एक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों बने हुए, आप न्यूक्लियोसाइड्स को देखें। एडेनिन एडिनोसिन या एडिनोसाइन, अगर आरएनए है तो एडिनोसाइन, अगर डीएनए है तो डीऑक्सी एडिनोसाइन। इसी तरह से अगर आरएनए है तो ग्वानीन बनाएगी ग्वानोसाइन और डीएनए बनाएगा डीऑक्सी ग्वानोसाइन। देखिए साइन आ रहा है तो ये न्यूक्लियोसाइड प्यूरीन का है, अगर डाइन आ रहा है साइटिडाइन, डीऑक्सीसाइटिडाइन, थाइमिडाइन, डीऑक्सीथाइमिडाइन और यूरेडाइन, ये शो करता है पैरामिडीन्स को। ये बेटा वही न्यूक्लियोसाइड एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडीन, साइटिडीन, यूरेडिन। यहां पर देखिए बेटा आपके सामने यूरेसिल बना हुआ है, ये देखिए 1-1 के दरमियान बॉन्ड होगा, इसको याद रखिएगा। तो पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस के दरमियान 1-1 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं? सेकंड स्टेप क्या था बेटा? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि अगर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा देन इट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा बेटा? वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो इसे हम कहते हैं दीज आर द फॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड along with the phosphate it form a nucleotide। यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्टरिफिकेशन जो होती है यानी ईस्टर बॉन्ड जो बनता है बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान बनता है। अब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान जो ईस्टरिफिकेशन हो रही है वो 5th नंबर पर भी हो सकती है और 3rd कार्बन के दरमियान भी हो सकती है। ठीक है, वो 5th के दरमियान भी हो सकती है और 3rd के दरमियान भी
हो सकती है दोस्तों। दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड दैट कंटेन अ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड को अगर आप देखें, इट फॉर्म्स अ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, एंड along with it contain phosphate group। ये बेटा डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसमें आपको प्यूरीन बेसिस, पैरामिडीन बेसिस, सिंगल रिंग, डबल रिंग, पेंटोज शुगर जो कि आपको राइबोज शुगर, और डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी वो नजर आएगी, और उसके साथ बेटा ईस्टर बॉन्ड बना होगा बिटवीन अ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। Because this is another example of different nucleoside that has no phosphate group. And this is the example of nucleotide that has all three members: nitrogenous base, pentose sugar, and phosphoric acid. Again beta, this is the structure of nucleotide. ये best example है, इसको जरा गौर से देखें, आपको समझ आएगा कि पेंटोज शुगर जो बीटा एन ग्लाइकोसाइल या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है, अगर पैरामिडीन हुई तो वो फर्स्ट मेंबर के साथ बनाएगा, इसको हम कहते हैं N1। लेकिन अगर प्यूरीन होगा तो आप देखें वो नाइन्थ नाइट्रोजन, नाइन्थ मेंबर के साथ ग्रुप बना रहा है, इसे हम कहते हैं बीटा ग्लाइकोसाइल, बीटा N1 9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, और उसके लेफ्ट पर आप देखें, आपको नजर आएगा फॉस्फेट की ईस्ट्रिफिकेशन विद फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। यहां पे एक पॉइंट बेटा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, इसको याद रखिएगा, कोई भी ऐसा मोनोफॉस्फेट जैसे AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर इसमें ईस्ट्रिफिकेशन फिफ्थ कार्बन के साथ हुई है तो आप 5 नहीं लिखेंगे, लिख दें तो गलत नहीं है, वैसे मेंशन नहीं करेंगे। अगर सिंपल लिखा है AMP, इट मींस कि इस पे ईस्ट्रिफिकेशन हुई है फिफ्थ कार्बन पर। लेकिन जब भी थर्ड कार्बन पर होगी, सो इट इज नेसेसरी टू राइट नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज 3 AMP। वो शो करेगा कि थर्ड कार्बन पर ईस्ट्रिफिकेशन हुई है। तो फिफ्थ को अगर वो मेंशन कर दे गुड, मेंशन ना करे तो ये कंफर्म्ड है कि वो फिफ्थ के दरमियान हुई है। लेकिन जब भी थर्ड कार्बन के दरमियान होगी बेटा, याद रखिएगा वो हमेशा लिखेंगे कि उसमें है या नहीं। ये बेटा आपके सामने न्यूक्लियोटाइड, ये ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा, इसमें बॉन्ड्स आपको कलर वाइज समझ में आएंगे। देखें, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के दरमियान ब्लू से मेंशन है, इट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ब्लैक आपको नजर आएगा ईस्टर बॉन्ड, अ बॉन्ड बिटवीन अ पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। लेकिन अगर फास्फोरिक एसिड आप डाई मॉलिक्यूल बना लें या ट्राई मॉलिक्यूल बना लें तो फिर उसमें एनहाइड्राइड बॉन्ड्स होते हैं। एनहाइड्राइड बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? ये रैपिडली डिटोरिएट होते हैं, ब्रेक होते हैं, एनर्जी रिच होते हैं। एक बॉन्ड, एक फॉस्फेट आप अलग करेंगे ट्राई में से, यानी ट्राई फॉस्फेट में से, तो वो एनर्जी देता है अप्रोक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरीज और 31.8 किलो कैलोरीज। तो बेटा याद रखिएगा, देयर आर 2 बेसिक बॉन्ड। अगर बेसिक बॉन्ड की बात करें ना मोनोफॉस्फेट में, तो 2 ही बेसिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ईस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर डाई मॉलिक्यूल बन रहा है, डाई फॉस्फेट बन रहा है या ट्राई फॉस्फेट बन रहा है, फिर बेटा उसमें एनहाइड्राइड बॉन्ड्स अटैच हो जाते हैं। ये आपके सामने बेटा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। एक इसमें पैरामिडीन बेस दी हुई है। देखें, अगर पैरामिडीन बेस या कोई भी बेस पेंटोज शुगर से मिल रही है, देन इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसाइड। And if nucleoside contains single phosphate, you can call it as a nucleotide, or you can write it as nucleoside monophosphate. Along with the monophosphate, if it attaches 2 different phosphate group, then you can call it as nucleoside diphosphate. And same case with the 3 molecules, you can call it as nucleoside triphosphate or a nucleotide. So it is a simple structure, a structural formation of nucleotide. ये बेटा ATP की फॉर्मेशन है, एडेनिन along with the ribose sugar, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब देखिए यहाँ पे 5 लिखा है,
तो 5 इज नॉट नेसेसरी कि आप मेंशन करें। अगर आप नहीं लिखते तो ये कंफर्म्ड है कि इट इज कंबाइंड विद द 5th कार्बन, लेकिन थर्ड जो है वो आप हर हाल में मेंशन करेंगे कि थर्ड इसमें अटैच है। ये बेटा वो प्यूरिन बेसिस, पैरामिडीन बेसिस, एडेन ग्वानिन दोनों में होती हैं, आरएनए में भी, डीएनए में भी। जबकि थाइमीन आपको सिर्फ डीएनए में नजर आएगा, साइटोसिन भी डीएनए में होती है, लेकिन साइटोसिन आरएनए में भी मौजूद है। तो ये आपके एमसीक्यू हो गए कि विच पैरामिडीन बेस इज कॉमन इन बोथ न्यूक्लिक एसिड, तो वो साइटोसिन है। ये आपका एमसीक्यू हो गया बेटा। Which is absent in DNA is uracil. Which is absent in RNA is thymine. ये बड़े आसान से एमसीक्यूज हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है बेटा। ये बेटा मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अटैच किया है। जब भी आप न्यूक्लियोटाइड्स की अटैचमेंट करते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड से डाइन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, याद रखिएगा द डायरेक्शन विल बी 5-3 डायरेक्शन। यानी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जब सेकंड न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो फर्स्ट का 5th कार्बन और सेकंड का ये पेंटोज शुगर की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का पेंटोज शुगर उसका 5th कार्बन और सेकंड न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर का 3rd कार्बन, इसके दरमियान में एक फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच होगा। इसी वजह से इसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, क्योंकि दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को एक सिंगल मॉलिक्यूल अटैचमेंट देता है, इसे कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये बेटा आपके सामने कंडेंसेशन रिएक्शन दिखा रहे हैं, 5 और 3 के दरमियान ये आपस में बॉन्ड बना, तो आप देखें इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम कहेंगे फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। सो इट्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन, और कंडेंसेशन रिएक्शन का रूल है कि वो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस करता है, यानी वाटर को रिमूव करता है। ये बेटा वही 5-3 डायरेक्शन में अटैचमेंट दिखाई है थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड जब बनाते हैं थायमीन तो उसे कहेंगे थायमिडाइलेट, एडिनाइलेट, साइटिडाइलेट, ग्वानोडाइलेट। तो ये लेट एटीई ये शो करेगा इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन क्या है बेटा? ऑब्वियसली इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यकीनन न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसडक्शन करवाता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। signaling of the hormones activity, that is second messenger. It act as coenzyme in different activities of the body, so it's a coenzyme component. And it also act as a regulator, a regulatory allosteric effector. enzymatic activity में ये एलोस्टेरिक साइट पर एंजाइम की एक्टिविटी को इनहेंस भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। एंड फाइनली इट इज an activated precursor in different biosynthesis of different molecule. For example, dinucleotide molecules हैं NADH, NADPH। तो NADPH मुख्तलिफ बायोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, लाइक लिपिड्स बन रहे हैं, लाइक प्रोटीन्स बन रहे हैं, उन सब में वो यूज होता है बेटा। इसको इंडिविजुअली देखते हैं बेटा। डाई और ट्राइफॉस्फेट आपको याद होगा, मैंने कहा अगर एटीपी के साथ एटीपी जो कि शो करता है 3 फॉस्फेट, तो उसमें से जब आप उसको एनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक फॉस्फेट को अलग करोगे, ट्राई से उसे डाई में चेंज करोगे, तो जो फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट गिब्स एनर्जी, फ्री एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो अप्रोक्सीमेटली होगी 7.3 किलो कैलोरीज और 31.8 किलो जूल्स। तो ये बेसिकली एनर्जी ट्रांसडक्शन में हेल्प करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये बेटा आपके सामने मॉलिक्यूल है एटीपी का, देखें एडेनिन, एक नाइट्रोजनस बेस, राइबोस, पेंटोज शुगर एंड 3 फॉस्फेट। एडिनोसिन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं बेटा, जैसे साइक्लिक एएमपी सिग्नल, हार्मोनल सिग्नल ट्रांसडक्शन, एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर। साइक्लिक एएमपी प्रोटीनियस जो हार्मोन्स होते हैं बेटा,
साइक्लिक एएमपी के तौर पर काम करते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुख्तलिफ चैनल प्रोटीन्स की रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा फंक्शन है बेटा फिजियोलॉजिकल मीडिएटर, सेकंड मैसेंजर, ये आपके सामने मौजूद है। साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, ये सारे फंक्शन किसके हैं बेटा? ये सारे फंक्शन हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम, अभी हमने बात की थी एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। It may be a reduced form and it may be a phosphorylated form. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, then flavin adenine dinucleotide, coenzyme में. These all are the different coenzyme that helps in different reactions. ये बेटा इनके structural formulas हैं, FAD, NAD, ग्वानोसिन डेरिवेटिव। अभी तक हम बात कर रहे थे एडेनिन डेरिवेटिव की, अब हम बात करते हैं ग्वानीन और ग्वानोसिन डेरिवेटिव्स की। तो साइक्लिक जीएमपी जो है बेटा, इट आल्सो एक्ट एज सेकंड मैसेंजर और एंटागोनाइज करेगा द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लिक एएमपी कैंप, सेकंड मैसेंजर उसके इफेक्ट को, उसके रोल को अगेंस्ट काम करेगा, एंटागोनाइज करेगा। ये बेसिकली बेटा कपल्ड सिंगल ट्रांसडक्शन करवाता है कैस्केड्स में, दैट इज हेल्प इन फोटो रिसेप्शन, जो कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये उसमें हेल्प करता है। एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट्स जो हमने बात की थी बेटा, तो ये याद रखिएगा, यूडीपी यूरिडन डाई फॉस्फेट जो ग्लूकोज के साथ अटैच है, गैलेक्टोज के साथ अटैच है, सीडीपी साइटोसिन डाइफॉस्फेट। तो मुख्तलिफ जो फॉस्फोलिपिड्स हैं या एसाइल ग्लाइसरोल हैं, उनकी फॉर्मेशन में, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में, उनमें ये हेल्प करते हैं मुख्तलिफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। एलोस्टेरिक फैक्टर की हमने बात की थी बेटा, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक पाथवे में एंजाइम्स की रेगुलेशन करवाता है एक्टिविटी को, इट में enhance the activity of enzyme और इट में decrease the activity of different enzymes। यहां पे बेटा बात करते हैं कुछ सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स की। बहुत सारे सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि बेसिकली एनालॉग्स होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स में, थेराप्यूटिक पर्पसेस में यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं बेटा? एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं डीएनए सिंथेसिस को, एंड स्पेशली इट kills a rapidly dividing cell, so it act as anti tumor agent, कैंसर के अगेंस्ट काम करता है। and it also, synthetic nucleotides also help to suppress immunity in a newly transplant patient। ठीक है बेटा, जितने जो नए पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, जैसे रीनल ट्रांसप्लांटेशन है या लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं, उनको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जाती हैं, वरना उनकी इम्यूनिटी, अपने जो इम्यून सेल्स हैं वो उसको मार देंगे। अब एंटी ट्यूमर ड्रग्स हैं बेटा, ये बेसिकली जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, जो कैंसर में नए सेल्स रेप्लिकेट होते हैं उसको डिस्टर्ब करता है। ये कॉमनली यूज एंटी ट्यूमर कीमोथेरेपी में मुख्तलिफ जो ड्रग्स हैं, दे आर बेसिकली द डेरिवेटिव सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स, 6 मरकेप्टोन प्यूरिन, 5 फ्लोरोयूरेसिल, 5 आयोडो-2 डिऑक्सीयूरिडन, 6 थायोग्वानिन, ये मुख्तलिफ बेटा एंटी ट्यूमर मेडिसिन हैं। ये इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हैं। एंटीवायरल ड्रग के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट टारगेट करता है डिफरेंट वायरसेस को। द कॉमनेस्ट ड्रग यूज इन एड्स पेशेंट और एचआईवी पेशेंट इस एजिडोथायमिडिन, जिसको जाइडोवुडिन भी कहा जाता है। जाइडोवुडिन, एजिडोथायमिडिन या डाइडिऑक्सीइनोसिन, ये बेटा आमतौर पे यूज की जाती हैं, और ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स हैं, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो एचआईवी के पेशेंट्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा बेटा ये एंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पे भी यूज होता है।
जैसे गाउट एक डिजीज है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है. यूरिक एसिड बेसिकली इट इज फॉर्म बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन बेसिस. एडेनिन, ग्वानिन, उनके मेटाबॉलिज्म की वजह से ये पहले हाइपोजेंथाइन और जेंथाइन में चेंज होता है. एडिनोसिन और ग्वानोसिन जो कि बेसिकली न्यूक्लियोसाइड्स हैं प्यूरिन बेसिस के, तो बेटा उसमें एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है xanthine ऑक्सीडेज. तो ये एल्यूपिरिनोल, एलोप्यूरिनोल, ये बेसिकली बेटा यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट पेशेंट. तो ये रिजेंबलेंस बिल्कुल रिजेंबल होती है हाइपोजेंथीन की, और ये इनहिबिट करती है xanthine ऑक्सीडेज को. इसी तरह से जो मैंने आपसे शुरू में बात की कि जो न्यूक्लियोटाइड्स एनालॉग्स है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स होते हैं उसमें से यूज किया जाता है फॉर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन इन डिफरेंट ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स. इसको याद रखिएगा बेटा, ये इम्यूनोसप्रेसिव के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है. So this is all about the nucleotide, their derivative, synthetic derivative, and the structure, and also the biosynthesis of nucleotide, how they forms, how nucleosides are formed by the help of pentose and nitrogenous bases. इससे रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं. मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता. कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें. इससे रिलेटेड बेटा कोई और कंफ्यूजन हो आप उससे बिल्कुल पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.